हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जैव प्रक्रम जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका ये फाइनल पार्ट है। दो पार्ट में बनने वीडियो बनाया है, इससे पहले वाला और ये आखिरी वाला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है श्वसन से हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ को वीडियो और एनिमेशन की साथ समझाया और सिंपल डेफिनेशन रखी है। चीज़ों को समझिएगा और उसके बाद नोट्स भी बनाते जाना, तो बेहतर प्रिपरेशन आपकी शुरू से होगी। श्वसन क्या होता है? देखो, श्वसन में क्या होता है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन एक तरीके की क्या है, उपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, तो श्वसन क्या होता है, जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण को होने की जो क्रिया को ना हम क्या कहते हैं भाई, श्वसन कहते हैं। श्वसन क्या होता है, जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण के होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ना तोड़ देता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और ऊर्जा में। ये हमारी रिएक्शन होती है C6H12O6 + 6O2। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर पानी बनता है और फिर ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऑक्सीजनीकरण के कारण ही देखो, जब कोई जीवित व्यक्ति रहता है तो उसका शरीर गर्म होगा। अगर कोई मर जाता है ना, उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि उस स्थिति में वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा है। यही एक कारण है। और श्वसन जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, एक श्वसन है बाह्य श्वसन और एक होता है कोशिकीय श्वसन, जिसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। हम लेते हैं आंतरिक श्वसन। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य श्वसन के बारे में। ये क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैस हो। श्वसन गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं भाई, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसके आदान प्रदान के अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। इस प्रकार की श्वसन की क्रिया फुफ्फुस में संपन्न होती है। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो तो ये बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है और ये कहाँ होती है, फुफ्फुस में होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्या है, बाह्य कैटेगरी में आते हैं। मानव का श्वसन मार्ग, ये चित्र बनाने के लिए आ जाता है एग्जाम में, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये नाक से हम श्वास लेते हैं, ये हमारा मुख गुहा है। ठीक है, ये ग्रसनी है हमारी, ये हमारा कंठ है। ठीक है, ये जो है हमारी श्वास नली है। तो ये चित्र आप अच्छे से देख लेना। क्या होता है, मानव जब श्वसन करता है ना, तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, हम सांस लेते हैं, तो ये जो सांस हमने लिया, जो वायु ऑक्सीजन गई, वो किस मार्ग से जा रही है, नाक से होते हुए, यहाँ से होते हुए अंदर जाती है ना, यहाँ पे फेफड़ों में। तो उस मार्ग को श्वसन मार्ग कहा जाता है, जिस मार्ग के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जा रही है, वायु अंदर जा रही है। श्वसन मार्ग निम्नलिखित होता है। पहला आपका आता है नासा छिद्र। ठीक है, नाक के जो छिद्र है, फिर नासा कपाट है, फिर ग्रसनी है, फिर श्वसन तंत्र है, श्वास नली है, फेफड़ा है और फिर वायु कोष्ठक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चित्र बनाते हो तो इन 7 नामों को तो ज़रूर दिखाना होगा इस चित्र में, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, अब इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 1 बाय 1 देखते हैं नासा छिद्र के बारे में। नासा छिद्रों में देखो, ये जो नासा छिद्र हैं आपके, ऐसे आप सांस लेते हो तो अंदर से जाता है ना। नासा छिद्रों में वायु प्रवेश करती है। नासा छिद्रों के भीतर रोम या बाल होते हैं। हमारे यहाँ पर बाल होते हैं। ये क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, जो धूल के कण सूक्ष्म जीव के शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। भगवान ने जो भी चीज़ बनाया ना, उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर है। ठीक है, हर चीज़ शरीर का अनमोल है। फिर आता है नासा कपाट। नाक के अंदर कपाट टाइप के होते हैं। नासा कपाट यह नाक का पिछला भाग है, अंदर की ओर। इसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। नासा कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है। ठीक है, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। ठीक,
आप जब कोई सांस लेते हो तो बदबू लगता है, अरे यार बहुत बदबू है, तो किससे पता चलता है? यहाँ से। फिर बात आती है ग्रसनी की। वायु की नासिक छिद्रों से ग्रसनी में आती है। इस मार्ग से भोजन और वायु दोनों आते हैं। यहाँ से होता है ग्रसनी, ठीक है। वायु भी आता है और भोजन भी आता है। जब हम भोजन करते हैं ना, तो यहाँ का जो वायु ग्रसनी जो होती है वो बंद हो जाती है, फिर भोजन अंदर जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। आगे बात करते हैं स्वर तंत्र, जैसे लैरिंक्स कहते हैं। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है और आवाज़ निकालने में सहायक होता है, ठीक है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर आता है श्वास नली, जो गले में स्थित स्वर तंत्र को फेफड़ों से जोड़ती है और इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर जाती है। यहाँ से लेकर ये जो नली है ना, श्वास नली होता है, और फिर ये फेफड़ों तक जाती है। फिर बात करेंगे फेफड़ा, ठीक है। ये फेफड़े की बात होगी। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये वक्ष गुहा है, जिसका आधार डायाफ्राम पर टिका रहता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है और फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है, ठीक है। जो फेफड़ा होता है ना, वो ऑक्सीजन में खून मिला देता है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। अर्थात रक्त फेफड़ों में जाकर शुद्ध होता है। जो खून है ना, वो फेफड़ों में जाकर शुद्ध होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वायु कोष्ठक। इसका क्या काम होता है? देखो, ब्रोनोचिल्स के शिरों पर गोल संरचना पाई जाती है, जिसे वायु कोष्ठक कहते हैं। वायु कोष्ठक गैसों के विनिमय का कार्य करता है, ठीक है। जो वायु कोष्ठक पाए जाते हैं ना, वो गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये 7 चीज़ें हैं, इनके बारे में इनका क्या कार्य है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोशिकीय श्वसन, यानी कि आंतरिक श्वसन के बारे में। ये क्या होती है? कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है, कि ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण होता है उसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को एटीपी नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है, जिसका उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक क्रिया में करता है। जो ऊर्जा होती है ना, वो कहाँ पर आके इकट्ठा होती है? एटीपी नामक जैव अणु में संग्रहित हो जाती है और उसका उपयोग जैविक क्रियाओं में किया जाता है। बाकी कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक अवायवीय श्वसन और एक वायवीय श्वसन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी जाता है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। लिखिए, तो वो आपके समक्ष अभी मैं रखूँगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में अंतर। तो इस तरफ मैंने लिखा है वायवीय श्वसन, उस तरफ लिखा है मैंने अवायवीय श्वसन। ये एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, बार बार आता है। तो वायवीय में वायु नाम से स्पष्ट है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और इसमें नहीं होती है, अनुपस्थिति होती है। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का योग, और इसमें अपूर्ण उपचयन होता है, मतलब नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा मुक्त होती है। ये इसका मेन अंतर है। यह कोशिका द्रव्य का वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वायवीय श्वसन, और ये केवल सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही होता है। ये कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, वो सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही होता है। अगला, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें, लगभग 36 एटीपी, और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है, 2 एटीपी। उदाहरण मनुष्य है इसका, और इसका उदाहरण आप दे सकते हो ईस्ट, ठीक है ना। ईस्ट जानते, फफूंदी टाइप, वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, अधिक भाग दौड़ पर हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जब आप बहुत तेज तेज भागते हो या कोई बहुत भारी काम कर रहे हो तो आप हाफने लगते हो। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति के लिए पायरुवेट अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है।
ठीक है, लैक्टिक अम्ल आ जाता है और उसी की वजह से देखो जब कोई काम करके आता है वो थका हुआ लगता है, उसकी बॉडी में पेन होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक अम्ल जम गए होते हैं, आ गए होते हैं। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी पेशियों में दर्द या क्रैम्प होने लगता है। आराम करने या मालिश करने पर लैक्टिक अम्ल विघटित होकर, देखो जब दर्द होता है तो मालिश करते हैं यूँ पैर की, हाथों की, तो उससे क्या होता है, जो लैक्टिक अम्ल वहाँ जमा हुआ है ना वो अलग हो जाता है, तो बिखर जाता है, ठीक है, और विघटित होकर इथेनॉल या जल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पेशियों में होने वाले दर्द या ऐंठन कम हो जाता है और हमें आराम मिलता है। ये इसका मेन कारण है। लोग सोचते हैं ना बहुत पेन हो रहा है, पेन होता है लैक्टिक अम्ल की वजह से। नेक्स्ट, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है? देखो ग्लूकोज हम लेते हैं, उसके 6 मोल ले जाता है, 6 कार्बन मोल। कोशिका द्रव्य में इसका विखंडन होता है पाइरूवेट के द्वारा, ठीक है। 3 चरणों में विभाजन होता है। देखो ईस्ट में होता है, ऑक्सीजन के अभाव से होता है, ठीक है, हमारी पेशी कोशिकाओं में, और ऑक्सीजन की कमी के कारण भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये 3 तरीके के हैं। ईस्ट में क्या होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 कार्बन एटम निकलते हैं। और इसमें ऑक्सीजन के अभाव के कारण क्या बनता है, हमारे कोशिका में लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ठीक है। ये चीज आप कॉपी में लिख लेना। अब बात करेंगे संवहन के बारे में कि संवहन क्या होता है, संवहन किसे कहते हैं। जो भी टॉपिक बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, एक की जगह 2 बार देखना, इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं। संवहन क्या होता है, जीवों में उपचयी क्रियाओं के संपादन के लिए उपयोगी पदार्थों, पोषक तत्व हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये उपयोगी चीज़ है। अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारा शरीर फिनिश, डेड हो जाएगा, है ना। को उनके मूल स्रोतों से प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने एवं हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकाल कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है ना, उसे संवहन कहते हैं। जो आवश्यक चीज़ें हैं शरीर में पहुंचाएगा और जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको शरीर से बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। आसान शब्दों में कहूँ तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है, ठीक है। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और भी बाकी जो चीज़ें आवश्यक रूप से चाहिए उनकी निरंतर आपूर्ति करने के लिए जो तंत्र होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, संवहन तंत्र कहते हैं, संवहन तंत्र कहलाता है। आगे बात करते हैं मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव। सबसे पहला है हृदय। हृदय का चित्र बनाने के लिए और हृदय की कार्यविधि एग्जाम में आता है, अच्छे से पढ़ लेना। फिर आता है रक्त नलिकाएं, जिनमें आता है धमनी और शिरा, और फिर आता है वहन माध्यम, रक्त और लसिका। अब इनको एक करके डिटेल में समझेंगे। ये देखिए हार्ट, सबसे पहले हृदय के बारे में। हार्ट एक ऐसा हमारा सिस्टम है जो बचपन में पैदा हो रहा है, पैदा होते ही शुरू हो जाता है, पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है बल्कि, है ना। जब हम माँ के कोख में रहते हैं तब से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये काम करता रहता है नॉन स्टॉप। जिस दिन इसने काम करना बंद कर दिया उस दिन खेल खत्म हमारा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसको संभाल के रखना है, अच्छी अच्छी हैबिट, लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है ताकि हमारे हार्ट पर थोड़ा कम लोड पड़े, ठीक है। हृदय क्या होता है, मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। ये पंप होता है, ऐसे फुदकता रहता है हमेशा। ये क्या करता है, पूरे बॉडी में खून को सर्कुलेट करता है, ठीक है। हृदय पेशिकाओं का बना होता है, ये देख सकते हैं इन पेशिकाओं से बना हुआ है। यह पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। ये जो झिल्ली है ना, इसे क्या कहा जाता है, पेरोकार्डियम, झिल्ली से ढका होता है। इसका जो भार होता है लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। हृदय का आकार शंकुकार होता है, अब देखने को ही पता चल रहा है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। ये जो वक्ष गुहा है ना हमारी, ये हल्का सा यहाँ होता है। लोग सोचते हैं इधर उधर, नहीं, यहाँ से थोड़ा सा इधर होता है, बाईं तरफ, इधर इधर। यहाँ हमारा ढका हुआ होता है
मोक्ष गुहा के अंदर, और ये हमेशा पंप करता रहता है, ठीक है। और लोग हाँ हृदय बनाते हैं ऐसे, भाई ये कोई हृदय नहीं है, ये है रियल हृदय, ये कोई हृदय नहीं है ना। अब हम बात करते हैं हृदय के भाग। हृदय का चित्र बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। ये जो होती है आपकी, ये महाधमनी है, ठीक है। और ये वाला जो शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा है, और ये जो ये वाला जो पार्ट होता है इसे दायां आलिंद कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे बायां आलिंद कहते हैं। ये जो होती है फुफ्फुस शिराएं होती हैं, और ये वाला होता है फुफ्फुस धमनियाँ, ठीक है। और ये वाला बाईं तरफ बायां नील है, और ये वाला इधर दायां नील है, ठीक है। ये है इसको दोनों तरफ बांटने वाला, इसे क्या कहते हैं, विभाजिका कहते हैं। ये मानव हृदय का चित्र है, सिंपल बना हुआ है, इसे प्रैक्टिस करना, इसका एग्जाम में बार बार आता है, आपको पता ही है। बायोलॉजी से चित्र वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हृदय के भाग के बारे में जानते हैं। मनुष्य का हृदय 4 भागों में बटा रहता है, ठीक है। हृदय कोष्ठक, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हृदय कोष्ठक क्या होता है। हृदय के अंदर पाए जाने वाला कुआं, खाली स्थान को चैम्बर कहते हैं, ठीक है। मानव हृदय 4 चैम्बर वाला होता है, ठीक है। ये जो खाली स्थान है ये होता है हृदय कोष्ठक, और ये कितने में होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आता है आलिंद, आर्टिम, ठीक है। ये क्या होता है, हृदय का ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, और ये 2 प्रकार का होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, देखो यहाँ आलिंद से प्रवेश करता है शरीर के अंदर, ठीक है। यहाँ से ये बायां आलिंद है, और इधर आपका दायां आलिंद है, यहाँ से खून प्रवेश करता है, ठीक। चित्र देखते रहना, चित्र आपके साइड में जब होगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। फिर क्या होता है, दायां आलिंद जो है आपका एक दाईं तरफ, इधर दाईं तरफ है, इधर बाईं तरफ है, ठीक है ना चित्र में। तो दायां आलिंद का क्या कार्य होता है, हृदय के दाएं भाग के ऊपरी कोष्ठक को, ठीक है, आलिंद कहा जाता है। इस भाग में पूरे शरीर से विऑक्सीजनित रक्त, अर्थात रक्त 2 तरीके के होते हैं, एक अशुद्ध और एक शुद्ध। अशुद्ध में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और शुद्ध में ऑक्सीजन होता है, सीधी सी बात है। तो वी ऑक्सीजन युक्त यानी कि अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, ठीक है, महाशिरा के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। तो दाएं आलिंद से क्या होता है, अशुद्ध खून आता है, और हार्ट क्या करता है, उसको फिल्टर करके बाएं आलिंद से निकाल देता है। अब देखो बाएं आलिंद, इसमें क्या होता है, हृदय के बाएं भाग में ऊपरी कोष्ठक को बाएं आलिंद कहा जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजनीकृत रक्त, मतलब फेफड़े ने आपके ब्लड को क्या किया, फिल्टर किया, और उसमें ऑक्सीजन आ गया है, खून में ऑक्सीजन मिल गया तो वो शुद्ध हो गया, और वो शुद्ध रक्त कहाँ से निकलेगा, बाएं आलिंद से। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं आलिंद में आ जाता है, ठीक है। ये इसका मेन कार्य है। फिर क्या होता है, निलय, जैसे कि वेंट्रिकल कहते हैं, यह हृदय का निचला भाग होता है। यह रक्त को पंप करता है, जो नीचा वाला जो भाग है ना ऐसे, वो पंप करता है खून को ऊपर की तरफ, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। और यह भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक दायां निलय और एक होता है बायां निलय। दायां निलय क्या होता है, हृदय के दाएं भाग के निचले कोष्ठक को दायां निलय कहते हैं। दायां निलय विऑक्सीजनित मतलब अशुद्ध रक्त दायां आलिंद से दायां निलय में गिरता है, और दाएं निलय में विऑक्सीजनित रक्त को ऑक्सीजन करने के लिए फेफड़े में भेजा जाता है। वो क्या करता है, वहाँ से उस खून को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से वो लेके फेफड़े में भेजता है, और फेफड़ा उस खून को साफ करता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलाता है। फिर क्या होता है, बायां निलय क्या करता है, हृदय के बाएं भाग का निचला कोष्ठक, बाएं भाग का निचला कोष्ठक बायां निलय कहलाता है। बायां आलिंद से ऑक्सीजनित रक्त, जो बाएं आलिंद में शुद्ध खून आया है जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, बायां निलय में आता है, तथा यहाँ से महाधमनी के द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर पूरे शरीर में विभिन्न भागों तक भेजा जाता है। जैसे ही बाएं निलय में आएगा वो
वो फिर क्या होगा, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में उस खून को भेजा जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, ये इसका मेन कार्य है। देखिए जो सारा प्रोसेस अभी आपने सीखा है ना, उसको एक जगह पूरा लिख दिया, पूरे प्रोसेस को। क्या होता है इसमें, शरीर से विऑक्सीकृत रक्त महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में प्रवेश करता है। फिर क्या होता है, दायां अलिंद इस विऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय में छोड़ देता है। पहले दाएं अलिंद में आएगा, फिर दायां अलिंद से दाएं निलय में जाएगा। दायां निलय इस विऑक्सीजनित रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में भेज देता है, और रक्त फेफड़ों में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। फेफड़ों में यह ऑक्सीजन रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में प्रवेश करता है, और बाएं अलिंद इस ऑक्सीजन खून को बाएं निलय में छोड़ देता है, और बायां निलय सबसे चौड़े चैम्बर होता है, और यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हार्ट के अंदर, खून का फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस यही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रक्त नलिकाओं के बारे में। ठीक है, एक धमनी है और एक शिरा है। ठीक है, ये हार्ट के लिए होता है टू हार्ट, और ये भी देखो फ्रॉम हार्ट, दो तरीके हैं। इसे कहा जाता है कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज को क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं। और ये होती है आर्टरी। आर्टरी क्या होती है, आपकी धमनी है। ठीक है, और ये आपका वीन है। वीन क्या होता है, शिरा होता है। तो देखो, रक्त को ले जाने और ले आने वाले नसों को रक्त नलिकाएं कहते हैं, जो खून लाता है और एक खून भेजता है। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक शिरा है और एक धमनी है। एक शुद्ध खून के लिए होता है और एक अशुद्ध, एक कार्बन डाइऑक्साइड वाले के लिए और एक ऑक्सीजन वाले के लिए। धमनी वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है, धमनी कहलाती है। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएगी तो वो क्या होगी, धमनी होगी। और शिरा क्या होता है, वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को शरीर के अन्य भागों से हृदय तक लेकर आती हैं, शिराएं कहलाती हैं। धमनी क्या होता है, धमनी का कार्य होता है हृदय से ऑक्सीकृत जो खून होता है पूरे शरीर में भेजना। और शिरा का क्या काम होता है, पूरे बॉडी में जो खून है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हार्ट में लाना। ये दोनों का मुख्य कार्य है। केशिका क्या होता है, वे रक्त नलिकाएं जो धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती हैं। यह एक पतली नस होती है, इसमें ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित दोनों खून होते हैं, शुद्ध और शुद्ध दोनों टाइप के खून होते हैं इसमें। किसमें, केशिका के अंदर। केशिका का मेन काम क्या है, धमनी और शिरा को जोड़ना। ठीक है, तो ये तीन टाइप के होते हैं, धमनी, शिरा और केशिका। आपको पता चल गया। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो देखो, धमनी क्या होती है, हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने वाले रक्त नलिका को हम धमनी कहते हैं। और शिरा क्या होता है, शरीर के अन्य भागों से विऑक्सीजनित जो खून होता है उसको हृदय तक लेके आती है, उसे हम शिरा कहते हैं। इसमें रक्त की स्पीड अधिक होती है धमनी में, और इसमें रक्त की जो स्पीड होती है वो कम होती है शिरा में। इसका रंग हल्का नीला होता है धमनी का, और इसका रंग क्या होता है, लाल होता है शिरा का। इसमें रक्तदाब उच्च होता है, धमनी में हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी होती हैं। ठीक है, और इसमें रक्तदाब कम होता है, इसलिए इसकी दीवारें पतली होती हैं। ये सब जो दीवारें देख रहे हो ना हाथों की, ये सब क्या है, शिरा है। हाथों में जो दिखता है ये शिरा है, और धमनी होती है हार्ट में अंदर, मोटी मोटी होती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है धमनी में, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। अपवाद भी है, जैसे फुफ्फुस धमनी है आपका, ठीक है, धमनी है लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त होता है। इसका अपवाद क्या है, ये फुफ्फुस शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, तो ये अपवाद है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रक्त केशिकाएं क्या होती है,
जो धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती है। रक्त शारीरिक तरल द्रव है जो रक्त वाहिनिकाओं के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। ठीक है, रक्त वाहिनिकाओं में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य होता है, एक जीवित संयोजी ऊतक है और यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। रक्त कोशिकाएं किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और रक्त के कणों से मिलकर बना होता है। इसका जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है। किसका? रक्त केशिका का। और यह क्षारीय होता है क्योंकि 7 से ज्यादा है तो क्षारीय ही होगा। अब हम बात करते हैं खून के कार्य। रक्त के क्या कार्य है? मेन खून का क्या कार्य है? बॉडी को पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई करना, मेन काम उसका यही है। ठीक है, रक्त पचे भोजन पदार्थों का परिवहन करता है। जो भोजन पचे हुआ भोजन होता है ना, उसमें रक्त सारी चीजें खून में मिल जाती है और पूरे बॉडी में पहुंचाती है वो। रक्त हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है। खून में हार्मोन्स होते हैं, पूरे बॉडी में उसकी आपूर्ति होती है। खून में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, खून में ऑक्सीजन होता है और उसके द्वारा पूरे बॉडी में उसका परिसंचरण होता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कर्षण करता है और रक्त तापमान को नियंत्रित रखता है। बॉडी के टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है? खून। हमारा जो ब्लड है ना, वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ये इसके मेन कार्य है। देखो, रक्त हो गया। रक्त जो बनता है, जो खून बनता है ना, वो प्लाज्मा 60% होता है उसमें, और रक्त के जो कण होते हैं वो 40% होते हैं। रक्त जो होता है, रक्त कण, उसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का फुल फॉर्म, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसमें शरीर के सुरक्षा कवच का जो होता है ना, हमारा शरीर बार बार, आपने कई लोग देखे होंगे 2 टाइप के। एक ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, एक ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो जो जल्दी बीमार पड़ते हैं ना, उनका डब्ल्यूबीसी वीक हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जल्दी बीमार पड़ जाता हूं। पहले नहीं था, बट मेरी लाइफस्टाइल में जब से चेंज आए हैं, जब मैं 2014-15 में बीमार पड़ा था पहली बार, तब से लेकर अब तक मेरे जो डब्ल्यूबीसी है वो कमज़ोर हो गया है। और एक बार ये कमज़ोर हो जाए ना, तो शरीर में जो सुरक्षा कवच है वो ढीला पड़ जाता है। ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है? शरीर में होने वाले जो आपके जो विषाणु हैं, कीटाणु, उनको रोकता है। ठीक है, ढाल की तरह रहता है ये। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, टेंशन मत लो। तो रक्त प्लाज्मा क्या होता है अब ये बताऊंगा। देखो, बाकी टीचर ने भी पढ़ा रखे हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कोई होता बहुत शॉर्ट में पढ़ाता है और कोई होता बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मैं 2 पार्ट्स में इस वीडियो को लेके आया हूँ ताकि मैं हर टॉपिक को आपको अच्छे से एलेबरेट कर पाऊँ, समझा पाऊँ, क्योंकि किसी टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और बच्चे शॉर्टकट ढूंढते हैं। भाई, शॉर्टकट नहीं, नॉलेज के लिए जाओ, अच्छे वीडियो फॉलो करो। आप मेरा वीडियो नहीं, जो भी अच्छा एजुकेटर आपको समझा रहा है उसके वीडियो देखो, मैं हमेशा यही कहता हूँ। ठीक है, बाकी दिल से सबको रिस्पेक्ट है। रक्त प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% भाग जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और 10% भाग में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो रक्त प्लाज्मा है 90% पानी होता है उसमें, और 10% बाकी प्रोटीन होता है उसमें और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो इसके मिलकर आपका क्या बनता है? रक्त प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रोजोनेन और प्रोथाम्बिन होता है। आपसे पूछ सकता है कि कैसा प्रोटीन होता है, तो आप बोलेंगे फाइब्रिनोजेन और प्रोथाम्बिन, ये होते हैं। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ये जो तो प्रोटीन होते हैं, ये खून का थक्का बनाने के लिए मदद करते हैं। ये देखिए, फिगर देखते रहना। अब आप बात करते हैं रक्त कण। हमारा जो खून आपको लाल दिख रहा है वो रक्त कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं कण, ये रक्त कण है। देखिए, यह रक्त कण का कण की भाग होता है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं: लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स, जिसे कहते हैं विम्बाणु। प्लेटलेट्स ज़्यादा आसान है। कई बार प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो आपको कमज़ोरी फील होगी, है ना।
और जब डेंगू होता है प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, तो प्लेटलेट्स को हमेशा मेंटेन बनाए रखो। आई थिंक 1,20,000 से ऊपर होना चाहिए। लाल रक्त कोशिका क्या होती है? लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। रक्त कण का प्रमुख कोशिका यही होता है और ये संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाए जाते। जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल्स, इसमें केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाए जाते। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, जो बोन मैरो है ना हमारा, उसमें होता है, ठीक है। आरबीसी प्लीहा और यकृत में जाकर नष्ट हो जाते हैं, मतलब लीवर में जाकर नष्ट हो जाते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी का आकार गोल होता है और आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ठीक है। क्या करता है? पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड को भेजना का कार्य करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। जो हमारा खून का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। अगर बॉडी में आपकी हीमोग्लोबिन की कमी है ना, तो आपको एक बीमारी हो सकती है, वो है एनीमिया। और ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमेशा बॉडी में मेंटेन करके रखना होता है। अच्छा खान पान खाओगे तो हमेशा मेंटेन रहेगा। अब बात करेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इनमें केंद्रक होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण ये सफ़ेद दिखाई देती है। डब्ल्यूबीसी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखता है और जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये सफ़ेद दिखता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और वो कहाँ होता था? मेरुरज्जु में। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। शरीर का सिपाही के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है, एंटीबॉडी बनाती है, सुरक्षा कवच का कार्य करती है, ठीक है। हमारी बॉडी को बचाती है वायरस से, विषाणु कीटाणु से। फिर बात करेंगे हम प्लेटलेट्स के बारे में। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात रक्त के बहाव को रोकता है। देखा होगा जब खून बहने लगता है कटने से, तो हम पकड़ के रखते हैं, दबा के रखते हैं, तो थोड़ी देर में खून बंद हो जाता है। तो बंद होता है किस लिए? क्योंकि खून का थक्का बन जाता है। अगर खून का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड फ्लो रुकेगा नहीं, ब्लड फ्लो चलता रहेगा, फिर दिक्कत हो जाती है। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं और ये रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता इसका, और इसका जीवन काल 10 दिन का होता है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। और ये शरीर को शक्ति प्रदान करता है, पावर, ठीक है। बॉडी में अगर प्लेटलेट्स अच्छा होगा ना तो आप खुद को पावरफुल महसूस करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। और वही प्लेटलेट्स अगर डाउन हो गया, अरे भाई साहब, कोई या बच्चा भी आके थप्पड़ मार के चला जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट लसिका के बारे में हम बढ़ेंगे। लसिका क्या होती है, ठीक है। छोटा डेफिनेशन बना के रखा है ताकि अभी आप समझोगे और कॉपी में लिखोगे तो रिवीजन करोगे ना, फट से आपके दिमाग में तुरंत आ जाए। हर एक चीज़ को मैंने टू द पॉइंट ईजी एक्सप्लेनेशन रखा है। देखो, जब रुधिर के कोशिकाओं से होकर ये जब बहता है ना, उसका द्रव भाग कुछ भौतिक और रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर जाता है और बाहर निकला हुआ यह रक्त रस लसिका कहलाता है। जब जो बाहर निकलता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं, ठीक है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है और शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है। जो लसिका होती है हमारे बॉडी को संक्रमण से बचाती है, जैसे कोविड हो गया या किसी भी टाइप की अन्य बीमारी हो गई,
उसके संक्रमण से हमारी बॉडी की रक्षा करती है। और बॉडी का जो अगर पानी ज़्यादा हो रहा है तो उसको वो ऑब्जॉर्व करती है। यह घाव भरने का कार्य भी करती है। आपको कहीं पर घाव लगा है तो देखते हो कुछ दिनों बाद घाव भर गया है, सूख गया है, तो वो कौन करता है? लसिका करती है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, अमूमन ये देखा गया है जब आपकी उम्र 24-25 साल है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। जैसे ही आपकी उम्र 25 से प्लस होगी, पहले ये जो बीमारी थी 40-50 साल के बाद, 60 साल के बाद होती थी, अब ये बीमारी सबको होने लगी है। किस वजह से? गंदी लाइफ स्टाइल की वजह से, जिसमें हम बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये वो, ठीक है। उसके बाद हम पहले बच्चे लोग खेलते कूदते थे, ठीक है, अब घर पे पड़े रहते हैं, ठीक है। और सबसे गंदा चीज़ है ये, और ये खतरनाक बीमारी है बहुत। ब्लड प्रेशर हाई होना, ब्लड प्रेशर लो होना, ठीक है। तो हमेशा अच्छे लाइफ स्टाइल, अच्छे खान पीन को फॉलो करना है ताकि ये चीज़ से हम दूर रहें, ठीक है। ये जो चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, अनशन चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना है। खाओ, महीने में एक बार खा लिया, लेकिन डेली नहीं, ठीक है। तो मेंटेन रखना है। रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर जो दाब डाला जाता है उसे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्त के द्वारा जो हमारा खून बह रहा है उसके द्वारा जो प्रेशर बनाया जाता है उस वाहिकाओं पर, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, ठीक है। और इसको देखा होगा, ये जब भी जाते हो डॉक्टर के पास लपेट के मापते हैं, है ना। और जब आपका ब्लड प्रेशर जितना रहेगा ना, उसके आधार पर ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। देखिए, आजकल एक ऐसा युक्ति भी आ गया है, ये लगा देते हैं, ऑटोमेटिकली ये काउंट कर देता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना एक व्यस्त और स्वस्थ आदमी का, वो 80-120 के बीच होना चाहिए, ठीक है। कुछ दिन पहले मैं बीमार हो गया था, अभी भी मैं देखो मेरी बॉडी पहले की वीडियो से अभी वीडियो के कंपैरिजन करोगे तो मैं दुबला हो गया हूँ, ठीक है। मैंने खुद भी वेट लॉस किया है सादा खाना पीने खाकर। और एक चीज़ और है, देखो बच्चों, अगर हम नॉनवेज डेली खाते हैं तो हमारे बॉडी क्या होता है ना, पेट का नेचर क्या है? एसिडिक नेचर का है। और ये जितने भी नॉन वेजिटेरियन गरम मसाले जैसे बनता है, उनका नेचर भी एसिडिक होता है। और एसिडिटी जब नेचर ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमें पेट की बीमारी या बाकी शिकायतें आने लगती हैं। हरी सब्जी, साग सब्जी, दाल वगैरह खाने से क्या, ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये हमारे पेट के एसिड को बैलेंस करते हैं। और नॉनवेज भी खाओ लेकिन रेगुलर नहीं, ये चीज़ मुझे अब जाके समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं जब डॉक्टर के पास गया था ना, मेरा ब्लड प्रेशर था 90/130, जो कि इससे थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है, ठीक है। कभी आप मेहनत करोगे, कुछ भारी काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉडी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट करती है, आपका फेफड़ा, आपका दिल, तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ था। डॉक्टर ने क्या किया, दवाई दे दी हाई बीपी की, कंज्यूम की मैंने, मेरे को रिएक्शन हो गया और तब से मैं बीमार हूँ, 1-1.5 महीना हो गया है। तो अच्छे डॉक्टर को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये प्रकुंचन दाब, ठीक है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, क्या होता है? धमनी के अंदर रक्त का दाब जब निलय संकुचित सिकुड़ता है तो उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। और एक होता है अनुशीतलन दाब, निलय जब फैलता है उसके दौरान धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं अनुशीतलन दाब। प्रकुंचन और अनुशीतलन, ऐसा एक क्या करता है, एक दबाता और एक फैलाता है। तो बीपी क्या होता है, जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है और आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है, उसके जो अनुपात को हम बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एक सामान्य मनुष्य का जो बीपी होता है 80-120 होता है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। 80 की जगह 70 भी हो जाए, 75 हो जाए तो चलेगा, ठीक है। रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र होता है ना, एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में कि भाई ब्लड प्रेशर को किसके यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो उसका नाम है स्फेग्रोमेमोनोमीटर। हिंदी में याद करना है, तोड़ के लिखो, बहुत बड़ा नाम है, क्या? स्फेग्रोमेमोनोमीटर, ये इसका नाम है, ठीक है। तो बीपी क्या होता है?
प्रकुंचन दाब क्या होता है, अनुशीतलन दाब क्या होता है, सब बता दिया मैंने। एक एग्जाम्पल भी दे दिया मेरे अपने लाइफ का। अब आता है पादप में वहन। अब तक तो हम जंतु में वहन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे पादप में वहन कैसे होता है। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा मेन वहन के जो तंत्र है वो जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम क्या होता है? पादप तंत्र का एक अवयव है जो मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज को लवणों का वहन करता है। ठीक है, मिट्टी से जो जल और खनिज लवण मिलेंगे ना उसका वहन करता है पूरे पेड़ पौधे पेड़ में। फ्लोएम क्या होता है? पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो सीधी सी बात है, अगर खनिज लवण के वहन की बात है तो कौन करता है? जाइलम। और खाने के वहन की बात की जाए, क्योंकि पेड़ पौधा अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाता है, तो वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं से, और इस टॉपिक से हर साल आता है। बड़े नंबर में ना आए लेकिन ऑब्जेक्टिव नंबर में जरूर आएगा यहाँ से 1 मार्क्स। अब हम बात करेंगे उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन क्या होता है? हमारे बॉडी में जो भी बहुत सारे हानिकारक चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, उसको क्या होता है फिल्टर करके हमारी बॉडी बाहर कर देती है। जैसे कि मूत्र के द्वारा हमारे शरीर में बहुत सी जो अनावश्यक या हानिकारक चीज़ें होती हैं वो हमारे किडनी उसको फिल्टर करती है। मूत्र का निर्माण होता है, वो मूत्र के मार्ग से हम उसको त्याग देते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन क्या होता है? हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं उत्सर्जन। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल से विसर्जित कर देते हैं। ठीक है, शरीर की सतह से जल के माध्यम से विसर्जित करते हैं। अब यहाँ देखो, हमारा शरीर में ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, यह है किडनी। और आजकल एक बीमारी और पैदा हो रही है कि किडनी सबकी खराब होने लग रही है। पहले ये बीमारी कम आती थी। हमारे गांव में 3 लोगों की डेथ हो गई है किडनी, 2 लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाया, फिर भी चल बसे। ठीक है, तो किडनी, लीवर, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और हमेशा बॉडी की एक चेकअप रेगुलर करवाती रहनी चाहिए। 6 महीने में एक साल में फुल बॉडी चेकअप ब्लड की 1300-1400 रुपये का होता है। ठीक है, उसके द्वारा हम पता, कई बार हम इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं। जब मामला हाथ से जा चुका होता है तब ये लक्षण आते हैं। कभी कभी ना लक्षण भी हमें नहीं दिखते हैं, लक्षण तब दिखते हैं जब मामला हाथ से जा चुका होता है। तो इसीलिए 6 महीने में या 1 साल में बॉडी चेकअप कराते रहो। मैं अब हर 6 महीने में या 3 महीने में कराने लग गया हूँ बॉडी चेकअप। ठीक है, कभी भी यूरिन आपकी में जलन हो रही हो तो आप बॉडी चेकअप ज़रूर कराओ, ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन का करा लो, पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, बाईं वृक्क की ये धमनी है, ये किडनी है, बायां वृक्क। ठीक है, और ये जो है आपका बाईं वृक्क की शिरा है। ये वाला क्या, लाल वाला हिस्सा महाधमनी, ये हमारी क्या है, बाई मूत्र वाहिनी, जैसे मूत्र यहाँ पे आता है। ठीक है, और ये वाला क्या है, दाई मूत्र वाहिनी, ये हमारा क्या है, मूत्राशय है। और ये हमारा क्या है, मूत्र मार्ग है, शिशन। और ये हमारा क्या है, यह है महाशिरा। इसका चित्र भी बनाने के लिए आता है एग्जाम में। तो मानव शरीर में उत्सर्जन कैसे होता है? उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। मैंने अभी आपको बोला था, वैसे अंग जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। वो अंग जो शरीर के अनावश्यक हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं उन अंग को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। मानव में जो उत्सर्जी अंग है सबसे प्रमुख, एक तो है फेफड़ा, एक बड़ी आंत, एक यकृत, त्वचा भी है और भी है। ठीक है, और वृक्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फेफड़ा क्या करता है? आप कहोगे सर फेफड़ा क्या हुआ? फेफड़ा ही तो देखो जो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गया है उसको छानता है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। बड़ी आंत अपच भोजन का उत्सर्जन करता है, मल जो बड़ी आंत हम सुबह निकाल देते हैं ना, पीला पीला जो शरीर हमने भोजन किया, आवश्यक का तो हमने बॉडी ने अब्जॉर्व कर लिया, बाकी जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। यकृत हमारा जो लीवर है वो क्या करता है, अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, अमोनिया जो है भाई बहुत ही खतरनाक है, उसको वो बदल के किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया में, और जो कि कम हानिकारक है। और यूरिया कहाँ से फिल्टर होता है, वृक्क से मूत्र के मार्ग द्वारा निकल जाता है मूत्र में। त्वचा पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करता है, हमारा जो पसीना आता है ना बॉडी से वो भी आवश्यक है। ठीक है, पसीने से भी हमारे शरीर के उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं। अगला आता है किडनी वृक्क, दिख रहा है आपको, 2 किडनी है। कहते हैं अगर एक बेच के अगर आप आईफोन ले रहे हो तो भाई दूसरा नहीं बेच सकते तुम आईफोन बेचने के लिए, आईफोन खरीदने के लिए, है ना, तो दोनों ही आवश्यक हैं। ठीक है, यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है, इसका आकार सेम के आकार का होता है, दिख रहा है आपको, बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क का जो भार होता है ना 140 ग्राम का होता है, 140 ग्राम का है दोनों, ये 140 ग्राम, ये 140 ग्राम। वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली से बंद होती है और वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन, इसको नेफ्रॉन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। देखिए ये चित्र जरा आप जरा गौर फरमाइएगा इस चित्र पे, ये फिल्टर प्रोसेस दिखा रहा है आपको। वृक्क क्या करता है ना, वृक्क रक्त को छानता है, ये जो खून है ना इसको ये फिल्टर करता है और रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ मूत्र को निकालता है। मूत्र में यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल पाया जाता है जो खतरनाक पदार्थ होते हैं। मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है और यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। तो आपको अगर पेशाब लग रही है तो पेशाब को कभी नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, और मल अगर आ रहा है, अगर आपको पॉटी लगी है तो कभी नहीं रोको। अगर हम रोक के रखते हैं ना तो इस पर किडनी पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ये हानिकारक पदार्थ हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। तो कभी भी पेशाब आए तुरंत करने चले जाओ आसपास, पॉटी है कर दो। पॉटी लोग रोक के रखते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन आगे खतरा अब बढ़ जाता है, क्योंकि पॉटी जब रोकते हो ना तो आगे चल के वो हमारे जो ये है ना अतड़ियों में सूख जाता है, जगह जगह पर चिपक जाते हैं और फिर आपको बाद में शिकायत ये बनती है, आप टॉयलेट में बैठे रहते हो, कर रहे हो लेकिन निकल नहीं रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनती है। जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो पेट में गैस बनेगी और गैस से ब्लोटिंग होगी, आपको फिर और भी शिकायतें होंगी। तो ये सब नहीं कभी रोकना चाहिए। वृक्क में रक्त को छाना जाता है और इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त को छाना जाता है तो डायलिसिस कहते हैं। जब किडनी खराब हो जाती है ना तो आर्टिफिशियल, ठीक है, मशीन के द्वारा डायलिसिस किया जाता है, खून को छाना जाता है। और जब दोनों किडनी खराब हो जाती है तो हफ्ते में, पहले 15 दिन में होगा, फिर 10 दिन में, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर एक दिन बाद, 1.5 दिन बाद, और फिर एक बार ऐसा बन जाता है फिर वो फेल हो जाता है, ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ता है। नहीं कराओगे तो फिर मृत्यु हो जाती है। परंतु भगवान से बढ़कर कोई नहीं। आपने देखा होगा हरिद्वार में एक बाबा जी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मैं उनकी वीडियोस भी देखते रहता हूँ। आई थिंक 17 से 18 साल हो गए, उनकी दोनों किडनी फेल है, बट अभी भी डायलिसिस के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा, राधा रानी के नाम के द्वारा अभी भी जीवित हैं, लोगों को मार्गदर्शित कर रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सब भी ज़रूरी है। हो सके तो राधा रानी का नाम भी जपा करो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादप में उत्सर्जन, वातपोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाता है। किसके द्वारा? वातपोत्सर्जन द्वारा। तो पौधे में जो अतिरिक्त जल होती है वो किसके द्वारा बाहर निकलती है? वातपोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकलती है। तो ये अभी क्रिया है पौधों में उत्सर्जन का। और भी मैं बता दूं, बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित कर लेते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, वो कोशिका जो रिक्ति होती है वहाँ पर वो इकट्ठा कर लेते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन और गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं।
देखोगे जो रेजिन होता है, जो गोंद के रूप में बाहर निकलता है, वो भी पौधे का ही अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, जो रेजिन के माध्यम से गोंद के रूप में बाहर निकल रहा है तो वो पौधे का अपशिष्ट पदार्थ है। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो मिट्टी में वो छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से पादपों में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो आशा करता हूँ ये जो चैप्टर है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट है। डिटेल में आसान शब्दों में बताएं। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे और आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे और आप रिवाइज करोगे 1-2 दिन में, तो आपको पता लगेगा कि कितने अच्छे नोट्स हैं ये और कितना सिंपल मैंने बताया है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपके एग्जाम में कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी ये मेरा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के बताऊंगा और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करने में कंजूसी तो बिल्कुल मत करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ और अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताना है। जय हिंद, मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें और सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, साइंस, मैथ, सोशल साइंस वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा है जो कि चैनल पे अवेलेबल है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।